अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 22 स्टार्ट करते हैं कैफ 1 का। थोड़ी सी यार इसकी ये रेजोनेंस कम कर दें। अच्छा जी, ये एक बच्चा कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कोई सोल्यूशन में थोड़ा सा इशू है, ज़रा देख लेते हैं। यकम जनवरी 13 पे रिवैल्यूएशन हुई थी। आबिद लिमिटेड वाला सवाल असल में सब नोट्स नहीं बनाए थे, याद है? यकम जनवरी 14 को रिवैल्यूएशन है और यकम जनवरी 15 को। यकम जनवरी 14 को रिवैल्यू हो रहा है एसेट। भाई चुप कर जाएं, इधर ही देख लें, नज़र तो आ ही रहा है अब। उसके बाद एसेट यकम जनवरी 15 को रिवैल्यू हो रहा है, इस पे सरप्लस आ रहा है। उसके बाद बस ये दो रिवैल्यूएशन ही हैं। इससे पहले पुराना रिवैल्यू हुआ था यकम जनवरी 13। ठीक है जी। अच्छा, अब सब नोट की अगर बात करें तो कौन सा वाला? यही वाला। इसको खुद बना लेते हैं एक बार, फिर चेक कर लेंगे। मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस वाला सब नोट बना रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर फिलहाल छोड़ दें, सामने डाटा है तो सही। ये वो एएल वाला सवाल है जो मैंने करवाया था जाते जाते आखिरी 15-20 आधे घंटे में शायद, भागम भाग, और उसके बाद फिर हमने 2 दिन उसकी पिटाई की थी। अब वो काम आपको आता है, लेकिन देख लें जी। मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस नोट दोनों साल का बनाना था ना? कौन कौन से 2 साल थे? 31 दिसंबर 14 और 31 दिसंबर 15। अच्छा जी, ओपनिंग अरोज एडजस्टेड, अगर कोई लॉस आके खा जाए तो, ट्रांसफर्ड और क्लोजिंग। भाई सामने डाटा मौजूद है, क्या ढूंढ रहे हैं आप लोग? छोड़ दें। स्टार्ट करेंगे हम पहले 14 वाले साल से, ताकि हमें ओपनिंग 15 का रेडीली अवेलेबल हो जाए। ठीक है जी। अब अगर 14 के साल के लिए नोट बनाना है, मैंने कहा है कि सवाल छोड़ दो भाई। भाई हाथ देख लो मेरे, मैं आपको जो पीछे मुड़ते थे, आप क्लास में ही हो ना। मैंने कहा छोड़ दो, सामने डाटा है, छोड़ दो एक बार जी। यकम जनवरी 14 का ओपनिंग हमें चाहिए टू स्टार्ट विद। ठीक है, चाहिए तो इसी दिन का ओपनिंग टू स्टार्ट विद। ओपनिंग चाहिए यकम जनवरी 14 का, लेकिन हम इसको कैलकुलेट करने के आदी हैं 31 दिसंबर 13 पे खड़े होके। अब 31 दिसंबर 13 पे जाके खड़े हो जाएंगे। ये बेसिकली यहाँ पे डेट बेहतर होता कि 31 दिसंबर 13 लिखी होती, मैं चेंज करता हूँ। मतलब यकम जनवरी 14 ही होता है, लेकिन मैं 31 दिसंबर 13 लिखूंगा ताकि आपको बिल्कुल वैसा ही लगे जैसा करते हैं। अब यहाँ पे हम खड़े 31 दिसंबर 13 पे, यहाँ पे खड़े होकर हम एसिड से पूछ रहे हैं, भाई एसिड साहब आप कभी रिवैल्यू हुए? उसने कहा जी बिल्कुल हुआ था, यकम जनवरी 13 को हुआ था। तो अब सरप्लस का अकाउंट, सरप्लस की मूवमेंट बना रहे हैं, सही है? तो ये दोनों छुपाने का बोला था। तो 31 दिसंबर 13 पर रिवैल्यू चूंकि पहले हो चुका था, तो 31 दिसंबर 13 पर क्लोजिंग बैलेंस सरप्लस का कितना आ रहा है? 36। तो ये यकम जनवरी 14 का ओपनिंग बन जाएगा। ठीक हो गया? डन। उसके बाद 14 का साल शुरू हुआ, और शुरू होते ही पता नहीं क्या हुआ है, मैंने तो बाकी सब कुछ छुपाया हुआ है, बस कुछ ऐसा हुआ है कि सरप्लस जो है वो गया। वैसे लॉस आया था, ठीक है, नज़र आ रहा है रिवैल्यूएशन लॉस आया। तो जब लॉस आए और सरप्लस को खा जाए तो हम कहते हैं कि ये क्या है? कोई नया सरप्लस कोई नहीं आया, बल्कि जो पड़ा था उसको भी लॉस खा गया। तो ट्रांसफ़र का तो कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। ये क्या हो गया? 0 जी बेटा। हाँ माइनस ही है, 0 नहीं किया हुआ नीचे। अच्छा, उसके बाद बस बड़ी गलती बड़ी तुसी, गुस्से में नहीं हूँ, थोड़ा लेट हो गया ना रिकॉर्डिंग, लेकिन टेंशन तो है ना मैच की। हाँ अच्छा
हाँ जी भाजन, अगर आज दे मैच ना जीते तुसी तो फिर वही बारिश हो, फलां फलां से जीते, फलां उसको हराए और वो उधर से जीत जाए, फलां अपसेट हो जाए, तो फिर हमारा चांस बन सकता है। वही शुरू हो जाना है साडा हर वर्ल्ड कप और हर हमारा। अच्छा सुनो, चुप चुप चुप। 14 ओवर 15 स्टार्ट, ओपनिंग हमने लिख लिया। 15 में आए तो 15 में पहले ही दिन एसिड क्या हो गया, देखो सरप्लस में कुछ नहीं आ रहा ओपनिंग। अच्छा रीवैल्यू हुआ और 17 का सरप्लस आ गया। स्टार्ट ऑफ द ईयर रीवैल्यूएशन है तो अरोज हो गया 17। उसके बाद इसी साल के अंदर ये तीनों मूवमेंट्स सरप्लस की हैं और ये तीनों की तीनों मूवमेंट्स ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स वाली हैं। तो इन तीनों को ऐड करें 0.125, ट्रांसफर कर देते हैं 0.125 प्लस 4.125 प्लस 0.75, टोटल आ गया 5। ठीक है, कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई और क्लोजिंग क्या आ गया। ठीक है, अब ये सही आंसर है, इसको पहले नोट करें फिर देखते हैं किताब के अंदर गलती थी या नहीं। ये है जी आबिद लिमिटेड वाला सवाल। अब मैं सवाल बताता हूं भाई, सवाल नंबर देखो ना, मौका होता है। सवाल नंबर है 225 के ऊपर, सफ़ा नंबर 225, 200 जमा 25 पे ये सवाल मौजूद है और इसका जो सलूशन है वो सफ़ा नंबर 238 पर, 2 घट 240, 238 पर मौजूद है सलूशन। और मैंने कहा उसमें नोट नंबर 1.3 ये बनेगा। अब बाद में देखते हैं, पता नहीं सही है यानी वो उस वक्त भाई कह रहे थे, मैंने कहा चलो बना लेते हैं, देख लेते हैं। तो ये नोट कर लें, कितने बच्चों ने घर पे ये बनाया था और ऐसा ही बना था। अच्छा अब एक मिनट इधर देख लें, ये सही नहीं है, इसमें प्रॉब्लम है, बल्कि इसी को सही कर देता हूं मैं, बल्कि इसको सही नहीं करता मैं, वह वही सही है। ठीक है, आप कर लें सही उसको। ठीक है, 1.3 में ये क्लोजिंग 70 पे ही आ रहा है जबकि इस साल का ट्रांसफ़र नहीं हुआ, तो 1.3 को रिप्लेस कर दिया हमने ये। तो अपनी किताबों के अंदर इसको एज इट इज़ लिख। ओ यार आ जाना भाई इधर। ठीक है बच्चों, ये लो जी भाई, सही है। अब ये काम मेरे प्लान में नहीं था, अब यही लेट करेगा क्लास। शेरदिल बच्चों, शेरदिल बच्चों, शेरदिल वाला सवाल किस किस ने अटेम्प्ट किया। माशाल्लाह माशाल्लाह, चश्मे बद दूर, ये इस तरह से है। अच्छा अलग अलग है, अल्लाह बुरी नज़र से बचाए। आपने होमवर्क किया है? हाँ इसी ऊपर कर दो यार। अच्छा भाई, माँ बाप भी प्यार उसी बच्चे से करते हैं जो ताबेदार होता है। काम करके आओगे तो बात मानी जाएगी ना। अच्छा जी चलें जी फिर शेरदिल की तरफ मूव करते हैं। शेरदिल के ऊपर जा रहे हैं, कुछ सवाल है तो मैं उसका जवाब आपको दूंगा इंशाल्लाह, लेकिन शेरदिल के अलावा कुछ सवाल है तो पूछें। केएल का सलूशन नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, याद नहीं रहता, मुझे बनाना पड़ेगा। आप मेरे टीए को जाके सुबह दोपहर शाम तंग किया करें, वो मुझे याद कराएगा और मैं दे दूंगा। आपको मैंने सॉल्यूशन बता दिया। मैंने उनको कल कहा भी था ना आपके सामने, दानिश को कहा था ना, दानिश बुलाया जाए दानिश को। बच्चों शेरदिल, केएल का भाई सॉल्यूशन मिल जाएगा। शेरदिल बच्चों, ओ शेरदिल बच्चों, शेरदिल हो के बुज़दिल हो। बुज़ कहते हैं बकरी को, हाँ फारसी में गालिबन, तो बुज़दिल बकरी के दिल वाले और शेरदिल शेर के दिल वाले। भाईजान आपने केएल का सलूशन नहीं दिया मुझे, बेंच पे खड़ा कर दूंगा अब आपको। बेटा आखिरी बेंच खाली रखा करें, मैंने दानिश को खड़ा करना होता है यहाँ पे। बच गए हो आज, अभी बनाओ क्लास से एंड से पहले पहले मुझे ला के दिखाओ। मुझे मिला नहीं, वरना मैं आप लोगों को दिखा देता यार, पता नहीं पिछली बार किया तो होगा, उससे पिछली बार वाले मैं ढूंढूंगा इंशाल्लाह।
मैं कह रहा हूँ ज़रा सोल्यूशन ओपन कर लें ताकि टाइम बचे, आज कुछ नया करें। आज मैं ओ यार वो कुछ नया है, ऐसे छोटा सा काम है, वो शायद कल करें। आज मैं आपको एक नई दुनिया में ले जाऊंगा IAS 16 की, जिसके अंदर एक एसेट होगा, उसके डिफरेंट पार्ट्स के डिफरेंट लाइफ्स होंगी, डिफरेंट कॉस्ट होंगी और डेप्रिसिएशन अलग अलग होगी। अब फिर ये एक मैं सवाल आपको कराऊंगा बहुत ही आसान सा और होमवर्क में दूंगा बहुत ही मुश्किल सा। तो नई दुनिया के अंदर आप जा रहे हैं इंशाल्लाह। हाँ जी बच्चों, इस सवाल में कोई सवाल? इस सवाल में ओवर द ईयर्स बच्चों को पता नहीं क्यों इस एडजस्टमेंट में मसला आता था। तो किसी को इस एडजस्टमेंट मसला आया? जान के ही बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट वारे को, बिल्डिंग और इक्विपमेंट हैं ही अलग अलग, किसी ने इनको इकट्ठा नहीं करना, अलग अलग क्लासेस हैं। इक्विपमेंट खरीदा था 50 मिलियन का, ठीक है जी। उसके बाद बिल्डिंग में रिवैल्यूएशन मॉडल है, इक्विपमेंट में नहीं है। चलो, यानी कि ICAP ने आपसे रिवैल्यूएशन मॉडल में अभी डिस्पोजल नहीं करवाया, ठीक है। अगले टेस्ट में मैं खुद करवाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद 2 साल का नोट भी बनवाऊंगा। तेल ला के ना पिंडे से जी। और खबरदार किसी ने रोया अगले दिन आके, मेरी मर्जी भाई, मेरी मर्जी है, मेरी मर्जी। फिर बाद में हर बार नहीं होता, बस एक बार हो गया जो होना था। हाफ ऑफ इक्विपमेंट कॉस्टिंग 35 वॉज परचेज ऑन यकम अगस्त 15, हमारे साल के अंदर ये इक्विपमेंट हमने खरीदा, एडिशन सिंपल। हाफ ऑफ द इक्विपमेंट परचेज ऑन यकम जनवरी 14 वॉज डिस्पोज ऑफ। तो भाई इसमें तो कोई मसला ही नहीं था। एसेट यानी कि जिसका नाम है इक्विपमेंट, जितना खरीदा था 50, उसका हाफ यानी 50%, ये डिवाइड बाय 2 यानी कि 25, ये क्रेडिट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालनी है तो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, इसी 25 को पकड़ोगे। कोई रेट लाइफ 10% है, रिड्यूसिंग है, तो क्या हुआ, वर्किंग कर लेंगे ज़रा तफसील से। यकम जनवरी 2014 को हमने ख़रीदा था, वैसे तो इस पर भी शॉर्टकट है पर मैं नहीं लगवाता होता जी। 31 दिसंबर 2014, डेप्रीसिएशन 25 का 10%, आंसर। उसके बाद 30 जून 2015 डेप्रीसिएशन होगी। अब बस ठीक है, 31 दिसंबर 15 भी जाएगा। मतलब कि हमें नोट किस साल, अच्छा 16 में खड़े हैं, कॉलम टोटल का रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन पिछला साल रिक्वायर्ड है। ओके, तो 2.3 कर लूँ बेटा, क्यों, रिड्यूसिंग बैलेंस है तो इसी पे रेट लगा रहा हूँ। तो 2 जो हमने सर घर में किया है वो ही होना चाहिए, वरना हम लकीर के फकीर कैसे ये कर पाएंगे जी। 23 पॉइंट, अच्छा एक मिनट, सवाल के अंदर डाटा गिवन है मिलियंस में, तो हम राउंड कर सकते थे, चलो एक डेसिमल यूज कर ही लेते हैं। आगे भी फिर आगे यही होना है जी, 20 पॉइंट। अच्छा, उसके बाद 31 दिसंबर नहीं हुआ, अब नहीं हुआ, हुन नहीं बोल दे। 30 जून 2016, डेप्रीसिएशन 20.5, बस कैलकुलेटर पे करो, इंटू 10% टू 6/12, 6/12 मैंने कहा है तो 1 हो गया, 1 कर लो, एक डेसिमल यूज करना है। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, इसमें कोई हंसने की बात बताओ यार, मतलब आप दोनों जो इसमें बार बार हंसते हो इस छोटी छोटी बात पे, बता दो। पहले टेंशन है मैच की, मैं बता रहा हूँ इतनी ज़्यादा, तुम लोग ऊपर से। भाई मैंने एक अर्ज़ किया था, अगर मिलियंस में फिगर्स हों और ज़रा छोटी हो जाएं 10, 12, 15 इस तरह से, तो एहतियातन डेसिमल के बाद एक डिजिट यूज़ कर लेना। ये बात ध्यान से सुन लो एक बार पर्चे में, वरना फिर पर्चे में ना कहना फिर ऐसा हो गया था, ठीक है। अगर फिगर्स मिलियन में हैं और छोटी फिगर्स हैं जैसे 8, 10, 15, 20, तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए इतनी छोटी फिगर पे अगर परसेंटेज लगेगी तो हो सकता है करते करते 7-8 मिलियन की फिगर है, उस पर कोई परसेंटेज लगे और फिर उसको भी उसको आप फ्रैक्शन लगाओ तो हो सकता है वो 0.3, 0.4 आ जाए।
तो अगर आप डेसिमल के बाद डिजिट यूज़ नहीं कर रहे हो तो फिर ज़ीरो लिखोगे क्या? तो इसलिए मैंने कहा हुआ है आपको कि अगर छोटी फिगर्स आ जाएं मिलियंस में, या मिलियंस में आए तो वैसे ही ज़हन में रख लो अपना, मिलियन के अंदर सवाल हो तो बस डेसिमल के बाद एक डिजिट यूज़ कर लिया करो, ठीक है जी। तो 1.0 ही कर दें, ठीक है। अच्छा जी, आंसर बुक वैल्यू क्या आ गई? 19.2। लेकिन मुझे चाहिए एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, तो कैलकुलेटर पे करो बस। 25 माइनस 19 जारिया 2, 5.8। ये वर्किंग जो भी मैंने 1 कह दिया इसको, आपकी पता नहीं कौन से नंबर पे चल रही होगी वर्किंग जी। 5.8 डेबिट हो गया। वॉज सोल्ड फॉर, हमें कुछ करना नहीं होता वैसे इसका, मैं ये कह रहा हूँ भूल ना जाना डिस्पोजल की एंट्री, कैश डेबिट करके गेन लॉस निकालना होता है। लेकिन अगर P&L का सवाल कर रहे हैं, बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस ये एक्सट्रैक्ट्स बना रहे हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर चूंकि गेन लॉस जाना है तो कैश लिख लिया करो, वरना अपना वक्त बचाया करो। मैं तो ये एंट्री भी नहीं लिखना चाह रहा था, बल्कि ज़बानी ये काम करना चाहिए था। ये सवाल में गिवन नहीं था, कोई बात नहीं, आपने लिखना था ये वर्किंग 1 के अंदर ऐसे छोटी सी वर्किंग 1 लिखकर 50 × 50% और रेफ़र कर देना था जी 25 एग्जामिनर। ये 25 मैंने ऐसे लिखा, किधर है ये, ठीक हो गया। उसके बाद ये वर्किंग आपने ज़ाहिर है करनी थी, ये वर्किंग करके आपने 5.8 निकालना था, तो इसका रेफरेंस देकर यहाँ पे डायरेक्ट आपने लिखना था 5 पॉइंट, वो आपकी तरह ही है यहाँ पे, उसने आगे से माशाल्लाह ये 5.8 है, ठीक है ओके। अच्छा, उसके बाद इस सवाल में और कुछ, बस ये हो गई, एडजस्टमेंट हो गई। मुझे सिर्फ यही चाहिए होती हैं दो चीज़ें। अगर मैं पीपीई का नोट बना रहा हूँ तो एसेट अकाउंट में से क्या निकलना है और एक्यूमुलेशन अकाउंट में से क्या निकलना है। एसेट में से कॉस्ट निकलनी है और एक्यूमुलेशन अकाउंट में से इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इससे आगे मुझे इस एंट्री की जरूरत नहीं अगर मैं नोट का सवाल कर रहा हूँ। मैं बार बार कहता हूँ ये बात सुना करो ध्यान से और दिमाग में बिठाया करो। और अगर मैं P&L बना रहा हूँ तो गेन लॉस चाहिए, और अगर मैं FAR 2 में यही नोट बना रहा हूं तो वहां पर कंपनी लॉ ने कहा हुआ है डिटेल ऑफ डिस्पोजल का एक सब नोट, जो सब नोट बनाते वहां पे एक बनाया करो, तो उसमें फिर ये यूज हो जाता है। वरना FAR 1 में रहते हुए अगर नोट का सवाल है तो बस ये दो फिगर्स एनफ हैं, तीसरी की हमें जरूरत नहीं होती। आपकी आसानी के लिए बार बार कहता हूं पर्चे में। और जी को सवाल, इस सवाल में उसी तरह से 2 साल के लिए नोट बनाना था, बिल्कुल जैसे कल बना। कल वाला सवाल मुश्किल था, ये उसके मुकाबले में बहुत आसान सवाल था। वर्किंग है बेटा, ये सादा सी वर्किंग है, इसके पीछे आप लोग ये लें नोट्स के साथ सब नोट्स भी बन गए थे। कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया हुआ ये सवाल? ओके, सब नोट्स भी सही थे, हाथ खड़ा रखें। नहीं थे। मसला है तो पूछें, मसला है तो पूछें, कोई क्वेश्चन है तो पूछें, वरना आगे बढ़ जाऊं मैं। सही है, शेर दिल वाला सवाल करवाना टाइम का ज़िया है, क्योंकि इससे अच्छा सवाल करवाया होगा। आप सही कर दें, मैं सही करवा देता हूं। 2015 में वर्किंग किधर है? ये अब यहां पे तो लिखे ही नहीं हुए, मुझे क्या पता लगे। ये 20 पहले साल में इस्तेमाल हुए, फिर रीवैल्यू हो गया, तो यहां पे क्या लगा है? 456 डिवाइड बाय क्या किया? 19 किया है, और फिर यहां पे 378। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। 2015 का नोट बना रहे हैं, तो 2015 में डेप्रीसिएशन एक्सपेंस ये 24, ये देखते हैं ये कहाँ से आया है। ये यहाँ से आया है तो 19 ले लें। आर्ग्यू करने वाले ये भी कर सकते हैं कि जी देखें असल वाली लाइफ हमने लिखी है, बहरहाल हम तो नहीं लिखते, हम तो 19 करेंगे, सही कर लें। उसके बाद अगले साल की जो डेप्रीसिएशन है बिल्डिंग की, वो है 21। अब जाके देख लेते हैं कि 21 निकालने के लिए क्या रेट या लाइफ यूज़ हुई। तो 21 निकालने के लिए 18 साल लाइफ यूज़ किया हमने, तो यहाँ पर 18 लिख हो गया, ठीक। और जी को सवाल कुछ खुद भी कर लिया करें मैंने कहा अगली बार के लिए लिख लूं। अच्छा जी,
जी वही पूछा एक बच्चे और ने भी, इक्विपमेंट की डेप्रीसिएशन, ये वाली फिगर, अल्लाह करे ये भी अब गलत ना हो। है कहाँ, छोड़ो, हम फिर छोड़ो उसको, हम उसको देखते ही नहीं हैं जी। हम करते हैं 2016 के अंदर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस की वर्किंग, पता नहीं वो कहाँ पे पड़ी हुई है। हम तो अपने तरीके से करते हैं, क्योंकि अगर हम पहले सोल्यूशन देख के फिर सवाल करें तो अक्सर ऐसा होता है आई कैप सोल्यूशन होता है, उठा के वो लिखा होता है, वो थोड़ी तरतीब आगे पीछे हो सकती है। आंसर सेम होना चाहिए, अपनी तरतीब को नहीं छोड़ेंगे तो कभी मसला नहीं होगा इंशाल्लाह, ठीक है। ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल्स, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, इक्विपमेंट का रिड्यूसिंग बैलेंस है ये, ठीक है, रिड्यूसिंग बैलेंस है और 10% है। अब 16 की डेप्रिसिएशन आप कह रहे हैं ना, मैं डायरेक्ट 16 की अब निकाल रहा हूँ, ठीक है। अब 16 के साल के लिए मेरे पास बैलेंस मौजूद नहीं है, वो आपने ही बताना है, क्योंकि उसने क्या किया हुआ है, 1 जनवरी से सवाल को शुरू करवाया है और ओपनिंग बैलेंसेस इस सवाल में नहीं दिए थे, वर्किंग करके आपको खुद निकालना पड़ने थे, ठीक है। बहरहाल कॉस्ट मॉडल वाला सवाल है, ये सहूलत है, ठीक है। कॉस्ट मॉडल वाला सवाल है और 1 जनवरी 14 से 31 दिसंबर 14 तक एक साल डेप्रीशिएट होकर फिर 31 दिसंबर 15 तक दूसरा साल भी डेप्रीशिएट करना है जी, ठीक है। वर्किंग ढूंढ दें मुझे बस, यहाँ पे हुई पड़ी हो ये, चलो वर्किंग दोबारा करा दो, आप लोगों को कंफर्टेबल करने के लिए ये वर्किंग कर लेते हैं जी। डेट 1 जनवरी 14, कॉस्ट 50, इक्विपमेंट है 50 का ख़रीदा था, ठीक है। उसके बाद ये उन्होंने अलग अलग इसीलिए किया हुआ है, 31 दिसंबर 2014 आया, डेप्रीसिएशन 5, फिर 31 दिसंबर 2015 आया, डेप्रीसिएशन, बस मैंने एक डेसिमल यूज़ करना है, अच्छा 4.5, और बुक वैल्यू 40.5, यही बुक वैल्यू मुझे फ़िलहाल चाहिए, क्योंकि 31 दिसंबर 15 का मतलब क्या होता है, 1 जनवरी 16, ठीक है जी। जी एक मिनट, एडिशन हुआ था तो नीचे कर लेते हैं इसको, इसी में ऐड करना है या अलग रखना है, अलग तो उसने भी किया होता, फिर आप लोगों ने क्या किया, चलो ठीक है जी। वर्किंग नंबर एक और, 1 जनवरी कब, अगस्त है 2015, ख़रीद लिया आपने कितना, 35 का, 31 दिसंबर 15 आया, डेप्रीशिएट किया आपने अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 महीने, मैं रेट शेट नहीं लगा रहा, कैलकुलेटर पे करो, 35 इंटू 10 इंटू 5/12, 1.5 हो गया, बुक वैल्यू 33.5, ये भी मुझे लेकर आ गया। अब एसेट को हम ले आए हैं 31 दिसंबर 2015 या 1 जनवरी 2016 पर, ओ नो, ठीक है जी। अब इनमें से जो बिकना है वो इधर है, ऐसा ही है, चलें, तो इसका मतलब ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स अगर मैं निकालूं तो वो ये दो आपने अलग अलग करवाए हैं, मैं तो इकट्ठा इनको कर गया होता, आसानी हो जाती। बहरहाल अब नई फरमाइश नहीं हो सकती, अब मैंने वर्किंग ओपन कर ली है, अब गजारा करें, गजारा, ये जी, ये क्या है, ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स, क्या है जी, ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स, क्योंकि 1 जनवरी 16 पर मैं खड़ा हूं ना इस वक्त, मुझे इस दिन सारे एसेट्स की बुक वैल्यू चाहिए, तो वो कितनी है, 40.5 प्लस 33.5, ये मेरी वर्किंग और वर्किंग से आ गई, नंबर आपने लगाए होंगे ना, ठीक है, डन। ये आ गया जी बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स, ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल। अब इसमें से क्या निकालना है, ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल, अभी अभी तो वर्किंग करवाई थी आपने, वो कहाँ है, वो वर्किंग कहाँ है, वो इस सवाल में नहीं है, वो ये है, ले जाएं उधर ही, चलो उधर ही आ जाओ, फिर आप भी उधर ही आ जाओ ताकि सब कुछ इकट्ठा ही रहे। लें जी, ये आ गया हमारे पास डिस्पोजल या वर्किंग जो भी है, ये ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल बनेगी 31 दिसंबर 15, जिसको हम
यकम जनवरी 16 भी कहते थे। ठीक है, लो ठीक है, अलग अलग करके बता दिया। ये सारे हैं जिनमें डिस्पोजल अभी तक इसमें पड़ा हुआ है, अभी डिस्पोजल निकालने लगे। ठीक है, और ओपनिंग ही निकाला तो -20.2 ये भी वर्किंग से निकला है। और ये क्या है, ये ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल है। ठीक है जी, अब जो बच जाएगा वो फिर 10% से मल्टीप्लाई होगा। आंसर 5.338 है तो 4 करें ना। अब मैंने कहा है जो दिया है कि डेसिमल ऑन एडिशन। एडिशन है जी, बिल्कुल है। अच्छा, वर्किंग आगे वही पड़ी है, 16 में नहीं है एडिशन, 15 का एडिशन है। डन 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 डन, तो बस वो तो फिर ओपनिंग में डेप्रिशिएट भी हो गया। ठीक है, उसके बाद ऑन 16 में तो कोई नहीं है ना एडिशन। ओके, ऑन डिस्पोजल। और ये वाली वर्किंग जो चल रही है, इसको वर्किंग 1 अब मैंने बोला हुआ था, इसमें से ये 1 रुपी यहाँ पर आ गया, तो ये बन गया 6.4। ये 6.4 डेप्शन एक्सपेंस है, और ये 6.3915 का मतलब 6.4 ही है। राउंडिंग कर लिया हमने। ठीक है बच्चों, किस किस को मसला था इसमें? डन, क्लियर? मसला क्यों था? प्रॉपर क्या, ये इम्प्रॉपर वर्किंग है। हाँ, अच्छा पता है क्या है, अगर मैं ऐड करता ना तो मैं क्यों ऐड कर देता। देखो, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है, बुक वैल्यू पर रेट लगना है। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ऐड करता, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, ऐसे अलग ही रखो। वैसे ये कह रहा हूँ कि क्योंकि उसके अंदर जब वो एसेट आना है तो उस कॉस्ट पे रेट लगना है, और जो पहले वाला पड़ा है उसकी बुक वैल्यू पे। तो अगर आप मिसाल के तौर पे ईयर स्टार्ट होता तो फिर तो बहुत आसान था, हम बुक वैल्यू में कॉस्ट ऐड करते, वो सबके लिए एक बन जाती। इधर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी वर्किंग, इसलिए अलग ही रखो। हो सकता है, हो इसलिए सकता है कि आगे भी ऐसे ही चलना है, आगे भी बुक वैल्यू पर ही रेट लगना होता है, लेकिन छोड़े इसको। ये सही है ना, समझ आ रहा है? बस यही ठीक है। हाँ जी, और कोई फरमाइश? और कोई फरमाइशी प्रोग्राम शेर दिल में? जी बेटा, नहीं, फॉर एग्जाम्पल हम नहीं कर सकते भाई, हम नोट बना रहे हैं माजरत के साथ। जर्नल एंट्री हम कर सकते थे, नोट में नहीं कर सकते। नोट में आप क्या करोगे, इसका नेट करके एसिड से निकालोगे, ये गलत है। नोट में हमने एसिड की अलग मूवमेंट शो की हुई है। कल स्टैंडर्ड से पढ़ाया था, उसने कहा है ग्रॉस कैरिंग अमाउंट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग अलग बताओ। तो एसेट अकाउंट अलग है, उसमें से 25 ही निकलेगा। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग है, नोट के अंदर नजर आ रहा है, उसमें से 5.8 ही निकलेगा। इसको इकट्ठा नहीं कर सकते। ओके, एक मिनट जी, तुसी की क्या है, मैं ज़रा, हाँ जी फरमाएं, क्या कह रहे हैं आप? ये 50 में, तो बेटा मैंने इससे आगे इसको डेप्रिशिएट नहीं किया ना यहाँ पर। अब मैं इस 40 को जब इधर लेके गया हूँ, उसमें से 20 तो निकाल दिया है, बाकी क्या बच गया? कैसी बात कर रहे हैं आप, अपने रूल्स पर रहें। ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, ऐसे ही है। ये ओपनिंग बुक वैल्यू है सबकी, इसमें डिस्पोजल पड़ा है, पड़ा भी होना चाहिए। वो कहाँ पे आ गया, ये इसमें से निकाल दिया मैंने इस 20 को, ये बेसिकली तो इसी में से ही निकला है ना, ये वाले तो नहीं थे, लेकिन तो टोटल मैंने ले लिए, सब ये थे, ये चला गया। जब ये चला गया तो यहाँ तो नहीं ना डेप्रिशिएट हुआ, किसने कहा यहाँ डेप्रिशिएट हो रहा है? ये तो निकाल के इधर ले आए और 6 महीने डेप्रिशिएट किया, जितने भी थे, कितने थे, 6 थे, जितने भी थे। देख लें, ध्यान से देख लें। आपने बड़ी ऐसी बात की है कि मेरा दिल बस घबरा सा गया है कि ये बुनियादी बात है। बुक वैल्यू सब एसिड्स की, इसमें से डिस्पोजल की बुक वैल्यू निकल गई, ये मतलब माइनस का क्या होता है, यहां से निकल गई। जब यहां से निकल गई है तो यहां डेप्रिशिएट हुई है, तो कैसे आप कह रहे हैं यहां हो गई? इसको निकाल के यहां ले आए। बस ये काम यहां दोबारा करने की बजाय यहां पे किया हुआ था, मैं दोबारा वहां पे करके दिखा देता हूं आपको। ऑन डिस्पोजल 20.2 इंटू 10%, किस दिन बिका था जी? अगस्त में बिका, किस दिन था ये बेटा? आप समझ आइए, आपको अलग हो गया।
ये यहाँ से निकाल लिया, ये अब अलग डेप्रिशिएट किया, यहाँ नहीं किया हमने। तो सिर्फ वर्किंग करने के लिए मैंने ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स निकाली है, और बिल्कुल इसमें पड़ा भी होना चाहिए था। ये सारे एसेट्स की बुक वैल्यू है और ये डिस्पोजल की बुक वैल्यू है इसी दिन की। सारे एसेट्स की बुक वैल्यू में से डिस्पोजल की बुक वैल्यू माइनस कर दी है, तो बाकियों को डेप्रिशिएट कर दिया। ये बात नहीं समझ आ रही सचमुच में? तो फिर क्या और समझ नहीं आ रहा? क्या समझ नहीं आ रहा आप बताएं? बोले बोले पूछ लेना बेटा, फिर अभी पूछ लेंगे, फिर पेपर में जाके पूछेंगे क्या? अभी टाइम है। जी नेक्स्ट, कोई और सवाल किसी बच्चे का? कोई नहीं, आप क्लास के बाद पूछ लेना आके। जी कोई और क्वेश्चन? इस सवाल में कोई सवाल? ओके। ये सवाल तो हमने कर नहीं लिया, टिक तो कर दें। ये हैंडआउट में था। नो सर, ये हैंडआउट में था, जिसके अंदर सिर्फ दो तीन एंट्रीज मांगी थी, लेकिन हमने सारा कुछ ही कर दिया था। फिर मैंने आपको कहा था कि सवाल में तो सिर्फ इतना से रिक्वायर्ड है, हैंडआउट में पड़ा है, टिक कर दें। ये सवाल भी हम कर चुके हैं शुरू में, ये सवाल भी हम कर चुके हैं, मैंने कहा बता दूं। पियानो भी हो गया है, ये हम करेंगे इंशाल्लाह आफ्टर IAS 23। ये हम IAS 40 के बाद करेंगे, ये हम IAS 23 IAS 20 के बाद करेंगे, यानी कि बाकी टॉपिक्स करने के बाद हो सकते हैं। ये इंशाल्लाह आज आपका होमवर्क होने लगा है थोड़ी ही देर में, ये हमने कर लिया है। ये सवाल आफ्टर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगा, ये सवाल आफ्टर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगा, और सवाल ख़त्म हो गए हैं। नहीं, अभी क्लास वर्क होगा तो होमवर्क होगा ना, 2-3 चीज़ें हैं अभी करने वाली। कह रहे हैं जी पता नहीं ऑर्डर करें, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच देखने के लिए कुछ ऑर्डर करें। हद होगी। हाँ, ताकि लंगे ही ना थले। मुझे कुछ नहीं लग रहा है। अच्छा, मैंने सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर भी पढ़ाना है आज, और ये कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़ाना है, ठीक है? तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है पिछले पढ़े हुए में से, तो अब मैं आगे चल रहा हूँ। बेटा कुछ समझ आई है उस बात की? वरना क्लास के बाद फिर आप पूछ सकते हैं आके। अच्छा जी, ये बारियां हैं, हाँ बूहे भी हैं। ये थोड़ा सा पहले बन रहा था बोइंग 747, लेकिन यहाँ आते आते अब 16 बन गया, माफ़ कर दीजिएगा। ये इसका मुंह नहीं खुला हुआ, ये दरवाज़ा है और बंद है इस वक्त। ये वाइट पेंट हुआ है इस पर, ठीक है? अच्छा जी, ये एक हवाई जहाज़ है, जहाज़ तो होंगे आप। तो ये एक हवाई जहाज़ है जी। अब इस हवाई जहाज़ के अंदर आप अगर गौर फरमाएं, आपको नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर खिड़कियाँ हैं और उसके आगे कुर्सियाँ हैं, ये ढेर सारी कुर्सियाँ लगी हैं, ठीक है जी। और इधर नीचे इंजन भी लगे होते हैं, पता है आपको, ये धुआं यहाँ से निकल रहा है, ठीक है जी। अब इस हवाई जहाज़, ये हवाई जहाज़ है, एरोप्लेन है, ठीक है? सर हम भी जहाज़ नहीं, हम भी एरोप्लेन्स हैं, हमें एरोप्लेन्स कहा करें। इस हवाई जहाज़ के अगर आप गौर फरमाएं तो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जिनकी लाइफ डिफरेंट है। जैसे ये जो इंजन है, लेट्स से इसकी लाइफ 5 साल है, ठीक है? हाँ, बंदे की कोई लाइफ नहीं होती, इन चीज़ों की बहरहाल कुछ ना कुछ होती है। इंजन है, इसकी लाइफ 5 साल है, यूज़फुल लाइफ, ठीक है? 5 साल बाद हम जहाज़ से ये इंजन उतार के नया लगा देते हैं। इसके अंदर सीटें लगी हुई हैं,
इन सीटों की लाइफ लेट से 10 साल है, 10 साल बाद ये सारी सीटें सारी अंदर फिटिंग शिटिंग चेंज कर देते हैं, और ये जो बॉडी है इसकी लाइफ 20 साल है। 20 साल बाद फिर ये बॉडी भी ख़त्म हो जाती है, ठीक है, या तो बॉडी नहीं लगाओ या फिर जहाज ही नया ले लो। अब लाइफ्स भी डिफरेंट हैं, और ये ऐसे कंपोनेंट्स हैं कि इनकी कॉस्ट्स भी अलग अलग गिवन होती हैं, पता होती हैं हमें, ठीक है। इंजन इतने का ख़रीदा, इसके अंदर ये फिटिंग्स वगैरह सीट्स वगैरह इतने की लगी, और इसकी बॉडी की इतनी कॉस्ट है, हर चीज़ की कॉस्ट अलग अलग अवेलेबल होती है। अब अगर ये सिचुएशन आपके सामने आ जाए कि आपके सामने एक एसिड है, ये एसिड है, ठीक है, आपके सामने एक एसिड है और उस एसिड के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जिनकी कॉस्ट अलग और यूजफुल लाइफ भी अलग, तो ऐसे एसिड को डेप्रिशिएट करने के लिए क्या करेंगे, कोई एवरेज लाइफ निकाल लेंगे। ओए जाग गया, मैंने तो कहा चुप करके ना ऐसे क्लास से निकल जाते, आज छुट्टी करते और ये सोया रह जाता। जी बेटा, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ 5 साल 10 साल 20 साल ऐसा करते हैं, तीनों को ऐड करके डिवाइड करते हैं, कुछ एवरेज सी लाइफ निकाल लेते हैं, सारी कॉस्ट को एवरेज लाइफ पे डिवाइड कर देते हैं और रिडक्शन निकल आएगी। बिल्कुल इलॉजिकल सी बात है, तो कॉमन सेंस यूज़ करें तो आप वैसे भी जवाब आपको आता होता है किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो वही कॉमन सेंस यही कह रही है कि अगर आपने इस एसिड के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको डेप्रीशिएट करना है तो कॉस्ट अलग लाइफ अलग, तो इनको अलग अलग डेप्रीशिएट कर लो, ठीक है, इनको अलग अलग डेप्रीशिएट कर लो। ये सवाल हो गया। अ कंपनी हैज़ परचेज्ड अ न्यू एरोप्लेन फॉर 10 मिलियन, ये टोटल 10 मिलियन का है। कंपनी हैज़ आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग कॉस्ट कंपोनेंट्स एंड यूजफुल लाइफ्स इन रिस्पेक्ट, कौन सा पेज है मैं बताता हूँ, फिलहाल इधर देख लें, मैं बताता हूँ। कंपनी हैज़ आइडेंटिफाइड फॉलोइंग कॉस्ट कंपोनेंट्स एंड यूजफुल लाइफ्स इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस जेट। इंजन की कॉस्ट है 3000 मिलियन, लाइफ 5 साल। सीट्स की कॉस्ट है 1000 मिलियन, लाइफ 3 साल। फिटिंग्स की कॉस्ट है 2000 मिलियन, लाइफ 15 साल। अदर पार्ट्स कॉस्ट अलग और लाइफ अलग, ठीक है। तो बस ये इतना सा बताना था। अभी इसकी अकाउंटिंग अगले सवाल में करते हैं कि आपने इन सब को, अगर खामोश है सवाल तो स्ट्रेट लाइन बेस पर डेप्रिशिएट करना है ना, तो इस 3000 को 5 साल पे, 1000 को 3 पे, 2000 को 15 पे और 4000 को 20 पे करेंगे डेप्रिशिएट। वर्किंग अलग रख लें, एसेट अकाउंट अकोमोडेशन अकाउंट अलग बना लें, पीपीई बनाते हुए बेशक एरोप्लेन इकट्ठा कर देंगे, हम नोट भी बना लेंगे आज, ठीक है। लेकिन जो सोल्यूशन, जो पास पेपर में आपसे सवाल किया गया है उसके और इस जो भी करवाने लगा इसके अंदर फ़र्क को ख़ास नहीं है, बस यहाँ कॉस्ट मॉडल है, वहाँ रिवैल्यूएशन मॉडल है। तो लेकिन यहाँ पे मैं आपको नोट तक ले जाऊँगा और वहाँ पे सिर्फ जर्नल एंट्रीज मांगेंगे, ठीक है। अब ये थोड़ा ही है कि वो आपने ही करना है, आपको दिखा दिया सवाल तो फिर तो मेरी कमबख्ती आ गई ना, फिर तो वो जब तक होगा नहीं आपने कहाँ जान छोड़नी है, ठीक है। तो इसलिए कल इंशाल्लाह वो मैं करवाऊँगा, और कल फिर हम ऑफिशियली तो इसको रोक देंगे IS 16 को, और अनऑफिशियली साथ साथ चलता रहेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। हर टॉपिक के साथ मिक्स होकर तो आता ही है, कुछ छोटी मोटी जो चीज़ें रहती हैं वो भी करते रहेंगे। तो मंडे से, वैसे कल भी शायद छेड़ाछाड़ी कर लें हम एम्पेयरमेंट के साथ, IS 36 के साथ थोड़ा बहुत, या कोई और स्टैंडर्ड भी शुरू कर सकता हूँ मैं, तो कोई इंट्रोडक्टरी लेक्चर थोड़ा बहुत हो जाए, 10-15 मिनट मिल जाए, तो वैसे मंडे से लाजमी नया टॉपिक शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, एक सवाल अब आपके सामने, एंशिएंट वाटर लिमिटेड, अब पेज नंबर भी ज़रूरी है जी, 122, पेज नंबर 122 जी बेटा, क्या कह रहा है भाई, हम तो ऐसे ही हैं, पीछे ही जाते हैं, हम तो कमज़ोर गरीब से लोग हैं, आगे जाने वालों के साथ ही जाके मिल जाओ। एंशिएंट वाटर लिमिटेड इज़ अ कंपनी इन्वॉल्व्ड इन बॉटलिंग स्प्रिंग वाटर्स, वो पानी जिसमें स्प्रिंग होते हैं, चश्मे वाला पानी जो है वो बोतलों में भरते हैं, ठीक है, चश्मों से जाके भरते हैं शायद, क्योंकि पहले इनके पास ये प्लांट नहीं था। अब कंपनी परचेज्ड अ बॉटलिंग प्लांट ऑन 2 जनवरी X2, तो यार वो बंदे जाते हैं बोतलों में पानी भर के लाते हैं, कितना मुश्किल होता है। तो एक पाइप वहाँ से खींचते हैं चश्मे से और यहाँ प्लांट लगाते हैं, उस पर थोड़ा सा ऐसे सुर्खी पाउडर भी लगा देंगे, पानी को हैं साफ़ किया जी हमने, प्योरीफिकेशन हुई है, बॉटलिंग हुई है, ठीक है। तो एक बॉटलिंग प्लांट इन्होंने लगा दिया, 2 जनवरी X2 को ख़रीदा है। अब ये वर्क इन प्रोग्रेस में आएगा, क्योंकि अभी इंस्टॉल होकर इस्तेमाल होने तक इसमें तैयार होना होता है ना, ठीक है। इसलिए वो मैंने बताया हुआ आपको
या तो बिल्डिंग बन रही है तो जब तक यूज़ के काबिल ना हो, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। प्लांट भी ऐसे ही है, आप लेके आए हैं, इंस्टॉल होके टेस्ट रन होके, जब तक गिर करके चलना पड़े तब तक जितने खर्चे हैं वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में डालते रहो। जब रेडी टू यूज़ हो जाए तो CWIP से निकालो। और अच्छा, अब The ancient water blah blah. The company purchased a bottling plant on 2 January X2. The plant is made up of 3 significant components, the cost of which is as follows. बह रही है, पकड़ो। flows है, अच्छा follows। इंजन की कॉस्ट 1500, 1000, 1500, मैं 1000 में बोल रहा हूँ। कन्वेयर बेल्ट एंड फिटिंग पार्ट है उसका कोई, ठीक है। उन्होंने कहा है कि जिसके ये कंपोनेंट्स हैं। अब आप इंजीनियर थोड़े हैं कि कहें ये क्या है, इतना क्यों है, बस ठीक है, कॉस्ट गिवन, अपना काम करें मुंशियों वाला। कन्वेयर बेल्ट एंड फिटिंग 2000, अदर स्ट्रक्चर 800। अब ये तो हो गई उन पार्ट्स की कॉस्ट और अलग अलग उनकी लाइफ, और खैर से बीच में रेजिडुअल वैल्यू भी है, और अगर स्ट्रेट लाइन मेथड हुआ तो माइनस करेंगे, ठीक है। अदर कॉस्ट इनकर्ड इन रिलेशन टू बॉटलिंग प्लांट आर एज फॉलोज। डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन, वो प्लांट मंगवाया था हमने जो है वो जापान से, तो जापान से आते हुए उसके ऊपर कुछ किराया वगैरह लगा, फिर यहाँ पे आके इंस्टॉलेशन पे खर्चे हुए, उसके बाद कोई स्टाफ को ट्रेनिंग दी है। मैंने कब कहा कि पहले कोई चीज़ एसेट है या बाद में एक्सपेंस है? मैं तो अभी कह रहा हूँ ये सवाल में लिखा हुआ है, साथ साथ डेट्स भी बता रहे हैं। 2 जनवरी को ये प्लांट ख़रीदा, ये खर्चा उस वक्त हो गया। डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन 5 जनवरी को कर ली हमने, और स्टाफ ट्रेनिंग 16 जनवरी को की। प्लांट अवेलेबल फॉर यूज़ हो गया इन प्रोडक्शन ऑन 1 फरवरी, यानी इस दिन, ये है वो मुबारक दिन जिस दिन ये सारे खर्चे CWIP से निकलेंगे और प्रोक करके एसिड में आ जाएंगे, ठीक है। हो नहीं, इस दिन नहीं। ऑल दो प्रोडक्शन ओनली बिगैन ऑन 1 मार्च, तो हमें तो फिर 1 फरवरी को इग्नोर करना चाहिए। क्या इसको इग्नोर करना है? अगर एसेट एक बार ग्र करके रेडी टू यूज हो गया है तो अब आप इसको ग्र नहीं कर रहे, इसको यूज आप नहीं कर रहे, आपका कसूर है। वो अवेलेबल फॉर यूज हो गया है तो डेप्रिसिएशन स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, ग्र, ठीक है। द कंपनी वॉज द प्लांट वॉज टेम्परेरली आइडल, वेला पड़ा रहा प्लांट। 1 मिनट आगे ना पढ़ो, अगर प्लांट, इंट्रो का कॉन्सेप्ट है वैसे तो, लेकिन चलें रिवाइज करवा रहा हूँ। प्लांट टेम्परेरली आइडल हो गया, वो 1 महीना जी हमारी लेबर ने ना स्ट्राइक कर दी, 1 महीना हो गया जी स्ट्राइक हुई है, काम ही नहीं चल रहा, प्लांट वेला पड़ा है, तो डेप्रिसिएशन को भी रोक देना चाहिए। डेप्रिसिएशन, एक वाहिद डेप्रिसिएशन है आउटपुट मेथड, आउटपुट मेथड वाली डेप्रिसिएशन रुकती है, वरना डेप्रिसिएशन डेवो है, डेवो, एक बार चल पड़े फिर नहीं रुकती, ठीक है। समझ आई कि नहीं? यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मेथड या आउटपुट मेथड, वो अगर एसिड बंद है तो वो डेप्रिसिएशन भी बंद है, ठीक है, आउटपुट मेथड वाली, वरना डेप्रिसिएशन नहीं रुकती, एक बार शुरू हो गई तो रुक जाएगी ना। अच्छा, नहीं रुकेगी, ठीक है। तो प्लांट वॉज टेम्परेरली आइडल ड्यूरिंग अक्टूबर 2000 व्हेन द फैक्ट्री क्लोज डाउन फॉर एनुअल हॉलीडे। अच्छा भाईजान, इग्नोरे करें इसको, इग्नोरे। तो पहले पॉइंट में से हमें मिला मतलब का, जो वो है 1 फरवरी, स्टार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन की डेट, जिस दिन CWIP से एसिड तो आ गया था 2 जनवरी को, प्लांट तो आ गया था, लेकिन वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में पड़ा हुआ था, खर्चे वहाँ डेबिट होते रहे, और फिर इस दिन तो हम तो वैसे देख लेंगे, एंट्रीज करते हैं अभी। उसके बाद द कंपनी यूजेस सीधी लकीर वाला मेथड और डेप्रिसिएशन ऑफ बॉटलिंग प्लांट, ठीक है जी। ऑल अदर कॉस्ट आर कंसिडर्ड टू बी evenly incurred between the 3 significant components, ठीक है जी। मतलब अगर ये बात ना लिखता तो फिर कोई और बेस हम ढूंढते, ठीक है। बराबर वाला मुनासिब बिल्कुल नहीं होता खुद से कहना, ठीक है। बराबर खुद से नहीं, ये नहीं कि 783 डिवाइड बाय 3 कर दें और बांट दें, ये मुनासिब नहीं है। फिर अगर ये चुप होता सवाल तो मेरे हिसाब से अप्रोप्रिएट बेस क्या है, जो जितना महंगा पार्ट है उसके ऊपर भी कॉस्ट भी उतनी ही एलोकेट होनी चाहिए। तो फिर हम ये करते, इस सारे का टोटल करते, 783 1500 बटा टोटल, परसेंटेज आ गई ना। ये पता है मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा, जब सवाल में है नहीं तो मैं क्यों कह रहा हूँ, जब होगा तब देखेंगे, ठीक है। छोड़ें, सवाल ने कह दिया खुद
कि जो अदर कॉस्ट्स हैं ये इवनली इनकर हुई हैं, मतलब अगर 783 है तो डिवाइड बाय 3 करो, जो आएगा जवाब वो सब पार्ट्स में ऐड कर देना, ठीक है। आगे उन्होंने अंग्रेजी में ज़रा मजीद समझाने की कोशिश की है कि जहाँ पे ज़रूरत पड़े थर्ड ऑफ कॉस्ट इज एलोकेटेड। अच्छा जी ठीक है, चलो जी आप भाई उड़ जाएं, इतना क्यों उड़े बस। चलें जी, अब एंट्रीज बिल्कुल कर लेंगे, लेकिन मैं कहता हूँ पहले ज़रा थोड़ा सा ऐसे ही गपशप के अंदर कॉस्ट शॉस्ट तो निकाल लें, क्या ख्याल है। एंट्री सारी करवा देता हूँ, नो इशू, ठीक है। सबसे पहले तो मैं एक वर्किंग करना चाह रहा हूँ, पता नहीं रिक्वायरमेंट क्या है, मैंने नहीं पढ़ी, हो सकता है मैं रिक्वायरमेंट एंड पे कर दूँ, मैंने नोट बनवाना था, ठीक है, बाद में देखते हैं। वर्किंग कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, अब अलग अलग हैं पार्ट्स तो अलग अलग ही सब कुछ करो। कौन कौन सा पार्ट है? इंग्लिश, अच्छा इंजन और कन्वेयर, सीबी एंड एफ, ज़रा शॉर्ट फॉर्म वर्किंग है मेरी, और अदर स्ट्रक्चर। क्यों? अच्छा चलो, रुपीज इन थाउजेंड्स करूंगा मैं सवाल, जिसको मसला हो वो ना करे। जी बच्चों, कॉस्ट बताना पसंद फरमाएंगे? जबान टकर टकर चल रही थी पहले तुम्हारी, अब तुम ऐसे ऐसे कर रहे हो हैं पठान के बच्चे। जी 1500, 2000 और 800। सो नहीं जाग, पहले तो तुम सोने की कोशिश कर रहे थे ना। उसके बाद ये सारी कॉस्ट तो हो गई, प्रॉपर एंट्रीज करवा दूंगा जैसे आपको दिल करेगा करवाऊंगा। फिलहाल सिर्फ मुझे ज़रा कॉस्ट वगैरह निकाल दो, डेप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन वगैरह निकाल दो, ज़रा पता तो हो आपको आता है या नहीं आता। उसके बाद नहीं आता तो निकल जाओ क्लास से। अदर कॉस्ट्स ये बीच में लुक में मत दिया करो, आज के बाद बंद। अदर कॉस्ट्स इनकर्ड इन रिलेशन टू बोतलों वाला प्लांट और एज फॉलोज, डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन। एक्सपेंस आउट करेंगे या एसेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे? जमाइयाँ ले लें आप लोग, एक्सपेंस आउट करेंगे या एसेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे? एसेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे। क्या नाम? डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन। देखें जी, ये टोटल कितना है खर्चा? 783। इसको डिवाइड बाय 3 कर दो, क्योंकि उन्होंने कहा बराबर बराबर लगना है। कितना? कहीं वर्किंग करके शो करने की चलो कर देता हूँ जी। बना ना बनाए अभी, ना बनाए अभी, ना बनाए, ज़रूरत पड़ने पे बना लेंगे। 783 डिवाइड बाय 3, आंसर इज ठीक हो गया जी। नेक्स्ट, स्टाफ ट्रेनिंग। अगर तो सवाल में जर्नल एंट्रीज मांगी हुई हैं तो एंट्री करके बताना पड़ेगा कि ये ट्रेनिंग एक्सपेंस है, लेकिन अभी मैंने एंट्रीज नहीं कही हैं, सुकून से अभी ज़रा एसिडी कॉस्ट निकालें फ़िलहाल, ठीक है। और जी कुछ इसमें ऐड होना है तो कॉस्ट बन गई हमारी जी 17,061, 1761। ये हमारे पास क्या आ गई जी? कॉस्ट ऑफ प्लांट, ठीक है जी। अब ये प्लांट आगे होना है डेप्रीशिएट। अच्छा वैसे तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू करते हैं, लेकिन अब चूंकि 3 है और वर्किंग का ये फॉर्मेट बन गया है, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं रेजिडुअल वैल्यू यहाँ से माइनस कर दूँ। स्ट्रेट लाइन मेथड है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ करना है ना, तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू करके डेप्रीशिएबल अमाउंट निकाल लूँ। इजाज़त है या ना निकालूँ? नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते थे आप। यहाँ डेप्रीसिएशन लिखें, आप यहाँ पे फॉर्मूला एग्जामिनर को लिख के बता दें, अभी ना करें, मैंने ये डिफरेंट करना था। आप यूँ लिखते कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ,
और फिर हर एक का करते जाते अलग अलग। लेकिन मैंने सबको चूँकि ये काम करके दिखाना है और फिर 3 दफ़ा करना पड़ेगा, इसलिए मैं रेजिडुअल वैल्यू को यहाँ से माइनस कर रहा हूँ 3 फार्मूला लिखने की बजाय। जी रेजिडुअल वैल्यू 500, 0 और 50 1000 में चल रहे हैं 500। तो डेप्रीशिएबल अमाउंट कितनी आ गई? पता है डेप्रीशिएबल अमाउंट क्या होती है? अच्छा ओके, डेप्रीशिएबल अमाउंट आ गई हमारी पता नहीं जीरो कैसे हो गया भाई। अब चूंकि ये वर्किंग इस फॉर्मेट पे चल पड़ी है इसलिए मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। यूज़फुल लाइफ अलग अलग ही दी हुई है तो लिख लो। यूज़फुल लाइफ कितनी है? 5 साल, 8 साल और 3 साल, ये लाइफ आ गई। अब इसको मैं कह देता हूँ ए। ये बिल्कुल आप किसी तरह से मर्जी निकालें, कोई एतराज़ नहीं है मुझे। मैं तो ज़रा कॉस्ट निकालने चला था और चलते चलते वर्किंग ऐसी बन गई। पिछली बार ऐसा हुआ था, ठीक है, कोई मसला नहीं, आप अलग अलग कर लेते, कोई मसला नहीं, अलग अलग फॉर्मूला लगा लेते, ठीक है जी। अब डेप्रीसिएशन निकालनी है जी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस निकालने के लिए क्या करोगे? डेप्रीशिएबल अमाउंट को डिवाइड कर दोगे। हाँ, लेकिन जो नहीं भूलना वो क्या है? 11/12 करना मत भूलना। रेजिडुअल वैल्यू तो मैंने माइनस कर दी बच्चों, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, आगे डेप्रीशिएबल अमाउंट। इसको डिवाइड करना है लाइफ पर, लेकिन वो आएगी सालाना डेप्रीसिएशन, जबकि एसेट तो रेडी टू यूज़ हुआ है 1 फरवरी को। मार्च नहीं लेना, मार्च नहीं लेना, ठीक है। अच्छा देखो 3 डेट्स हैं, ज़रा आइंदा के लिए ज़िंदगी में ये काम आ जाए, बात वक्त ज़रूरत सनद रहे और काम आए, इसलिए आपके सामने एक छोटा सा तस्वीरी खाका पेश किया जा रहा है। ख़वातीन हज़रात तवज्जो फरमाएं, आपका हवाई जहाज़ ऊपर ही उड़ रहा है। अच्छा जी, ये है 1 जनवरी पहले एसिड को लाओ, 2 जनवरी पे ऐसे करके यहाँ पर प्लांट एसिड ही कर दें, जनरल हो जाएगा। एसिड रिसीव हुआ, ठीक है जी। उसके बाद अच्छा उसके बाद यहाँ पर प्लांट जो है वो अवेलेबल फॉर यूज़ हो गया, और किस दिन एक्चुअल में यूज़ हो रहा है जी? 1 मार्च को जाकर एक्चुअली यूज़ हुआ, ठीक है, यानी कमर्शियल प्रोडक्शन इस दिन स्टार्ट हो गई, यूँ कह सकते हैं। आपको अक्सर सवालों के अंदर ये सिचुएशन देखने को मिलेगी, ठीक है। एसेट आया 2 जनवरी को, रेडी टू यूज़ हो गया 1 फरवरी को, और इस्तेमाल हुआ एक्चुअल में 1 मार्च को। इधर नहीं है, इधर है, ठीक है बच्चों। तो जिस दिन रिसीव हुआ उस दिन भी डेप्रीशिएट नहीं करना, बल्कि इस दिन तो ये कहाँ जाएगा? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। जिस दिन अवेलेबल फॉर यूज़ हो गया इस दिन इसको ट्रांसफ़र करेंगे CWIP से PPE में, और डेप्रीसिएशन स्टार्ट करेंगे इस दिन से, ठीक है। और लेट नहीं करना, ये ना हो कि आप 1 मार्च का इंतज़ार करते रह जाएं और चिड़ियाँ खेत चुग जाएं, ठीक है। तो जिस दिन रिसीव हुआ, चूँकि अभी रेडी नहीं है, तो इस दिन एंट्री करते होते हैं हम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट, और कैश या पेएबल जो भी हो क्रेडिट। और जब काम शाम होते रहते हैं तो यहीं पे ऐड करते रहते हैं, और जब रेडी हो जाता है, सिखाया हुआ ये कॉन्सेप्ट आपको कैपिटल वर्किंग का, वो कई दफ़ा, अब तो 2-3 दफ़ा बात हो चुकी है इस पर, ठीक है। तो जब रेडी टू यूज़ हो जाता है तो फिर हम करते हैं PPE डेबिट, जोन सा वाला एसेट है, बिल्डिंग है, प्लांट है, और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट, ठीक है। तो ये वो दिन है
जिस दिन से आपने एसेट को, जब वो पीपीई में आ गया, इसको डेप्रिशिएट करना शुरू करना। तो ये अक्सर आपके साथ ये मामला दरपेश रहेगा, ठीक है। आपने इससे परेशान नहीं होना। आपने एसेट को किस दिन से डेप्रिशिएट करना शुरू करना है? स्टार्ट डेप्रिसिएशन फ्रॉम दिस डेट। एज अ रूल याद रखें ये बात, स्टार्ट डेप्रिसिएशन फ्रॉम दिस डेट, ना इससे पहले ना इसके बाद। और अगर दरमियान में एसेट कभी आइडल हुआ पड़ा हो, वेला पड़ा हो, तब भी डेप्रिसिएशन होती रहेगी, ठीक है, डेप्रिसिएशन नहीं रुकेगी। ठीक है बच्चों, कुछ समझ आई बात की? चलें, अच्छा बात तो कुछ और हो रही थी। मैंने कहा अब यूज़ अवेलेबल फॉर यूज़ किस दिन हुआ है? यकम फरवरी को। तो डेप्रिसिएशन भी स्टार्ट किस दिन से करनी है? यकम फरवरी से, ठीक है। बाकी दोनों डेट्स रेलेवेंट नहीं है। चलो, अब यकम फरवरी से अगर डेप्रिसिएशन शुरू करनी है तो 31 दिसंबर ईयर एंड हो तो कितने मंथ्स बनते हैं? तो यही मैंने यहाँ लिखने की जसारत की थी बंदा नाचीज़ ने। तो आप लोगों की शक्लें थोड़ी सी ऐसे ऐसे वैसे हुई थी, मैंने कहा चलो सेट कर लें ज़रा। अच्छा, आप लोगों को अगर 5 मिनट पहले छुट्टी दे दूँ तो फिर दुआ करोगे मैच के लिए? आप बेशक ना करो दुआ। जी बोलें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 230 चलो जी, मेरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी निकला है। ये मैंने कहा ज़रा डिस्कशन कर लें, पता नहीं रिक्वायरमेंट क्या है। फिलहाल तो मैंने रिक्वायरमेंट्स को इग्नोर किया। एक नई चीज़ आज हमने सीखी कि अगर एक एसेट डिफरेंट कंपोनेंट्स के साथ आ रहा हो और उसकी लाइफ वगैरह डिफरेंट हो, कॉस्ट अलग गिवन हो, तो हम उसको अलग अलग ही रिकॉर्ड कर लेते हैं और अलग अलग डेप्रिशिएट कर लेते हैं। एंट्रीज तो इकट्ठी हो सकती हैं, वो मसला नहीं होता, ठीक है। जी बच्चों, इजाज़त हो तो आगे चलें। अब अगला काम क्या करना चाहेंगे आप? भाई तो सेकंड पार्ट शुरू करना चाह रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं? जर्नल एंट्रीज करते हैं, फिर नोट बना लेंगे अलग से, ठीक है। करें जी आप पार्ट 2।